आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर पे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप टाइप के क्वेश्चन जो छोटे से छोटे एग्ज़ाम पे और बड़े से बड़े एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। और ये जो है जो पहले भारतीय व्यक्ति थे वो श्री गोविंद बिहारी लाल थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने की ज़रूरत है कि फर्स्ट कौन से ऐसे व्यक्ति थे भारतीय थे जिनको दादा साहेब पुरस्कार मिला था, वो थे श्री गोविंद बिहारी लाल थे। नेक्स्ट है हमारा सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक जी। जो गुरु नानक देव जयंती हर साल जो है कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है और इस दिन सिखों के पहले गुरु नानक सिंह का जन्म दिवस माना जाता नहीं था कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और इसे गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिखों के फर्स्ट गुरु कौन थे। तो ये थे गुरु नानक साहब जी और इनका जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, गुरु पर्व मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो ये है 3:2। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था और इसके डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, तो भारतीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था भारतीय संविधान में। तो ये 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है। तो ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई है। फिर हमारा इसका वर्णन किया गया है डीपीएसपी, जिसको हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और आर्टिकल 40 में इसका वर्णन किया गया है। और इसके जो पक्ष में थे वो थे, ये किसके सिद्धांत पे हैं, गांधी जी के सिद्धांत पे, ये महात्मा गांधी जी के सिद्धांत पे आधारित है पंचायत। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो इसके खिलाफ थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो ये केरल से संबंधित है और इसका अदर नेम से इसको रंग वेदी या कली रंगू के नाम से भी इसको कहते हैं। और ये टर्मिनोलॉजी आती है एग्जाम में, आपको याद रखनी है कि रंग वेदी को किसके नाम से जाना जाता है या किसको रंग वेदी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपको कथकली, कथक, अदर नाम दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कथकली को ही रंग वेदी और कली रंगू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गोल गुंबज है, ये कहाँ पे, बीजापुर में स्थित है और ये एक वास्तुकला है। और गुंबद किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है गुंबद, ऊपर से गोल राउंड शेप का होता है। ठीक है, तो ये एक वास्तुकला है, सामान्य सी वास्तुकला है जो एक खाली गोलार्ध से चिन्हित होता है। ये अंदर से खाली होता है ऐसे, और ऊपर कुछ गुंबद टाइप के मंदिर भी होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था। तो ये जॉन नेपियर ने किया था। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। तो लीवर अगर हमारा खराब हो जाता है तो हमें पीलिया की शिकायत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है। ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में जो है हमारे पास 6 है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, लेकिन जो पूर्व में थे वो हमारे 7 थे। जो हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल अगर 31 की बात करें हम, तो वो भी हमारा एक मौलिक अधिकार था। लेकिन अब उसको क्या है, एक विधिक अधिकार बनाया गया है, क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे परिवर्तित किया गया है। और आर्टिकल 300 ए में इसको रखा गया है। और कौन से संशोधन द्वारा इसको परिवर्तित किया गया है, 44 अमेंडमेंट के थ्रू इसको परिवर्तित किया गया है। 44वां संवैधानिक संशोधन जो है 1978 में हुआ था, जिसमें कि इसको अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट से चेंज करके इसको विधिक अधिकार बनाया गया है। तो क्वेश्चन बनता है कि जो फंडामेंटल जो ये है संपत्ति का अधिकार वो क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, विधिक अधिकार है या फिर संवैधानिक अधिकार है। तो आपको याद रखना है कि पहले फंडामेंटल राइट था लेकिन अब ये विधिक अधिकार
बन चुका है। नेक्स्ट है हमारा, आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। चाहे कोई भी आपातकाल लगा, चाहे कोई भी इमरजेंसी लगी हो, इसमें ये 2 आर्टिकल जो है वो कभी भी निरस्त नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, 21 है हमारा देह की स्वतंत्रता और जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये निरस्त नहीं होता है। और 20 में दिया गया है कि अगर कोई किसी की हिरासत में जेल में है तो उसको अपील वकील दलील की वो क्या होती है, वो वकील भी अपना रख सकता है, अपनी क्या कर सकता है, अपनी बेल करवा सकता है। ठीक है, एक गुनाह के लिए उसको एक ही सज़ा मिलेगी और उसी जिस टाइम पे उसने वो गुनाह किया है उसी टाइम के अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे सज़ा मिलेगी। तो ये 2 जो आर्टिकल है ये निरस्त नहीं होते इमरजेंसी के कारण, लेकिन अदर जो हमारे आर्टिकल हैं, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, कोई भी अधिकार, वो निरस्त हो जाता है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। अगर हम बात करें भारत का वायसराय कौन था पहला, यहाँ पे पहले वायसराय की बात की गई है तो लॉर्ड कैनिंग था। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और 1862 तक वायसराय के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, और भारत का अंतिम वायसराय जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन थे, और जिन्होंने 1947 से 1948 तक इस कार्यभार को संभाला था। तो इम्पॉर्टेंट है, अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था, और पहला था हमारा लॉर्ड कैनिंग। अगला हमारा आता है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, गलत करके आ जाते हैं हम और ये बार बार हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र चाहिए हमें, एज जो चाहिए हमें वो चाहिए 35। अगर हम पीएम की बात करें तो उसके लिए चाहिए हमें 25 ईयर। ठीक है, अगर हम लोकसभा की बात करें तो उसमें भी 25 चाहिए। अगर राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पे 30 हमें चाहिए होती है। अब बात करते हैं नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है। तो नीति आयोग का नाम चेंज करके अब हमें क्या किया गया है, योजना आयोग रखा गया है। सॉरी, योजना आयोग पहले इसका नाम था, लेकिन अब इसका नाम बदल के को है नीति आयोग रखा गया है, और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। भारतीय संविधान में रीट कितनी प्रकार की होती है। ये एक फंडामेंटल राइट है हमारा। रीट होती है 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें कि अगर कोई हिरासत में है तो उसको 24 आवर के अंदर अंदर नज़दीकी कोई अदालत है उसमें पेश करना होता है। ठीक है, परमादेश होता है, उत्प्रेषणा होता है, निषेध यानी प्रोहिबिशन होता है, अधिकार को वारंटो, हम किसी के खिलाफ ला सकते हैं अगर कोई अपना काम ध्यान से नहीं कर रहे हैं, और जो ये प्रेक्षण यानी ये 2 जो है परमादेश, ये न्यायालयों के लिए होते हैं। ठीक है, ये हम डिटेल में किसी अदर वीडियो में पढ़ेंगे। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। याद रखना है, फंडामेंटल अगर हमारे राइट है तो एज वेल एज हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। तो मौलिक कर्तव्यों का अलग अगर उल्लेख की बात करें तो वर्तमान में हमारे पास 11 है। अगर मूल संविधान की बात करें तो ये हमारे पास मूल संविधान में नहीं थे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो नन ऑफ दीज आप लगाएंगे, क्योंकि मूल संविधान में कोई भी हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं थे। ये हमें रूस से मिले हैं, ये हमने अडॉप्ट किए हैं रूस से। ठीक है, और याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, रूस से लिए। और पहले हमारे पास सबसे पहले 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, सुझाव दिया गया था, लेकिन जब इनको जोड़ा गया था तो 10 हो गए थे, और 51 आर्टिकल 51A में इसका वर्णन किया गया है। और 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके दौरान मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, और इसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़कर इसको क्या है 11 इसकी संख्या हो गई। तो वर्तमान में अगर बात करें तो 11 हमारे पास है। ध्यान रखना है, मूल संविधान में हमारे पास मूल कर्तव्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के चुनाव पद्धति में राष्ट्रपति का चुनाव किस देश से लिया गया है। चुनाव की पद्धति की अगर हम बात करें तो किस देश से लिया गया, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से हमने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की है, ली हैं, जैसे हमारी संसदीय सरकार हो गई, कानून का नियम हो गया, विधि है,
प्रक्रिया होगी। एकल नागरिकता की अगर हम बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में, एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है। हमें जो होती है एकल ही नागरिकता हमें मिलती है। हमारा स्टेट का सर्टिफिकेट बनता है कि हम हिमाचली हैं, हमारा इंडिया का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो ये इसको बोलते हैं एकल नागरिकता। ठीक है। अगर कैबिनेट प्रणाली विशेषाधिकार संबंधी लेखन अगर हम बात करें, संसदीय विशेषाधिकार और द्वि सदनीय जैसे लोकसभा और राज्यसभा हमारे पास है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर हम बात करें, डीपीएसपी, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका इम्पोर्टेंट है। लोकसभा और राज्यसभा दो सदनों का निर्वाचन के सदस्यों का निर्वाचन अगर हम बात करें, तो ये सब कुछ हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है, तो याद रखना है अपने। इसमें से इम्पोर्टेंट है एकल नागरिकता, डीपीएसपी और द्विसदनीय व्यवस्था और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन की राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया जाता है। अगर हम बात करें 356 की, तो राष्ट्रपति शासन की अगर इसमें बात होती है। अगर 360, ये 3 प्रकार के आपातकाल का यानी इमरजेंसी का प्रावधान है हमारे संविधान में, तो 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है। और राष्ट्रपति शासन 356, ये राष्ट्रपति शासन तभी लगता है जब हमारी स्थानीय सरकार जो है शासन चलाने में असमर्थ होती है। फिर 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है, अगर हमें कोई फंड से रिलेटेड हमारे पास कोई धन नहीं होता है, या फिर धन यानी वित्तीय अगर आपातकाल लग जाता है, तो पड़ जाता है, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, हम कर्जे में डूब जाते हैं, तो यहाँ पे वित्तीय आपातकाल लग जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये बाहरी युद्ध के कारण, अगर कोई युद्ध हो रहा है उसके कारण लगता है। तो 3 मेन है हमारे पास, 352, 356 और 360। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च सदन, जिसको हम राज्यसभा भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यहाँ से भी पूछा जाता है कि राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है, उच्च सदन, निम्न सदन, मध्य सदन, क्या कहा जाता है, तो ये उच्च सदन कहा जाता है। कि कितने सदस्य हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये 12 सदस्य होते हैं जो भारत का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको 12 जो किसी चीज़ में, किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, जैसे लिटरेचर में हो गया, कोई साइंस में हो गया, किसी आर्ट में हो गया, उनको ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि भारत का लघु संविधान किस संविधान को कहा जाता है, तो 42 अमेंडमेंट जो हुआ था उसको भारत का लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि उसके थ्रू जो है भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए थे, बहुत ज़्यादा प्रावधान जोड़े गए थे। नेक्स्ट है हमारा जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, और जम्मू कश्मीर जो राज्य है, जो कि अब क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक सदनीय विधानसभा है। 16 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। तो ये बना था हमारा 16 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर जो है राज्य से क्या बना है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो यहाँ के विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, नॉर्मली कितना होता है 5 ईयर का होता है। तो याद रखने वाले क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। अगला है हमारा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो नियुक्तियाँ की जाती है। अगला है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बॉयज़ के लिए भी है, शारदा अधिनियम संबंधित है। तो ये है जो शारदा एक अधिनियम है जो 1929 में पारित किया गया था, या फिर 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसको बाल विवाह निरोध अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, इस अधिनियम को जो है 28 सितंबर 2019 को 29 को पारित किया गया था, और इस अधिनियम के तहत लड़कियों की जो शादी की उम्र थी,
यानी कि जो मैरिज शादी की उम्र थी उनकी 14 ईयर्स से बढ़ाकर 18 साल तय की गई थी। बाद में इसमें एक संशोधन के माध्यम से लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई थी, जबकि पहले लड़कों की 18 साल थी, लड़कियों की 14 साल थी। बाद में जो ये शारदा अधिनियम हुआ था, इसमें एक संशोधन हुआ था जिसमें लड़कियों की उम्र 18 ईयर थी और लड़कों की कर दी गई थी 21 साल। तो वर्तमान में भी यही प्रोसेस चला हुआ है। 18 साल लड़कियों की उम्र है शादी की और लड़कों की 21 ईयर। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। जो नीति आयोग है, जिसको पहले हम योजना आयोग के नाम से जानते थे, तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है पीएम, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ज्योग्राफी की तरफ चलता है कि किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है। हालांकि ये पहले ग्रहों में काउंट किया जाता था। पहले हमारे पास ग्रह की संख्या जो थी, प्लैनेट की संख्या थी 9, पर वर्तमान में हमारी प्लैनेटों की संख्या है 8, क्योंकि प्लूटो को एज ए बोना ग्रह एक्सेप्ट किया गया है। और अभी ग्रहों के थोड़े बहुत जो क्राइटेरिया होते हैं ये पूरे नहीं कर पाए और इसको अब बोने ग्रह के रूप में जाना जाता है। और तो इसको 2006 में हटाया गया था। ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लूटो को प्लैनेट की संख्या से हटाकर बोने ग्रह की संख्या कब दी गई, तो 2006 में दी गई है। और ये कौन डिसाइड करता है, कौन देखता है कि कौन सा ग्रह किसी के बीच का रोड़ा तो नहीं बन रहा है परिक्रमण करने में। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये देखिए, ये पृथ्वी है, सॉरी ये है किसी ग्रह का चक्कर काटने का, ये अंदर सूर्य है हमारा मध्य में, और ये कोई भी ग्रह इसके चारों तरफ क्या है, चक्कर काट रहा है। दो टाइप से एक ग्रह जो है परिक्रमा करता है, दो टाइप से घूमता है। एक तो अपने ही अक्ष पे घूमता है, दूसरा एक सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है। अगर वो अपने अक्ष पे घूमते हुए और सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए किसी अन्य ग्रह के रास्ते में आ रहा है या फिर उसी के लिए रुकावट पैदा कर रहा है, तो उसी ग्रह की श्रेणी में नहीं काउंट किया जाता। क्योंकि ग्रह जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर राउंड लेते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपना चक्कर काटते हैं, और किसी अन्य ग्रह के बीच में रोड़ा नहीं बनता है। तो ये बन गया था, तो इसलिए इसको हटा दिया गया है। और ये डिसाइड करता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको IAU कहते हैं। IAU की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये देखते हैं, ये मापदंड डिसाइड करते हैं कि ये ग्रहों की श्रेणी में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इन्होंने प्लूटो को 2006 में इससे हटा दिया गया था, इन्होंने हटाया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है, तो ये है टाइफून। इम्पॉर्टेंट है, टाइफून एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, हम इसको कह सकते हैं। क्या है ये, चक्रवात है टाइफून। ये टर्मिनोलॉजी आती है तो याद रखनी है आपने, जो उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में होता है। ठीक है, प्रशांत महासागर में, और चीन सागर इसको इसलिए कहा जाता है कि उस एरिया में आता है प्रशांत महासागर। ठीक है, 180 डिग्री से 100 डिग्री ईस्ट में अगर हम बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध के बीच में विकसित होता है। तो टाइफून क्या है, एक चक्रवात है। इजी लैंग्वेज में समझो, टाइफून इज अ साइक्लोन, यानी चक्रवात है। अगला हमारा है हिमालय किसका उदाहरण है, तो हिमालय है बलित पर्वत का उदाहरण। बलित पर्वत एक मोड़दार पर्वत होता है। जो बलित पर्वत होते हैं, जब चट्टानों पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या बलन पड़ता है तो उसे बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहते हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो ये राजस्थान में है स्थित है, और इसका पुराना नाम क्या है, राजस्थान नहर है। ठीक है, इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। और ये राजस्थान ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, याद रखना है। और ये जो है आपको पिक्चर में दिख रही है। लास्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है, तो सर्वोच्च नागरिक जो नागरिकों को दिया जाता है वो होता है भारत रत्न। और भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी 2 जनवरी 1954 में।
1954 में तत्कालीन भारतीय जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम, ठीक है। सबसे पहला जो सम्मान स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को ये दिया गया था। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लम राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में ये पुरस्कार दिया गया था। तो 2 जनवरी 1954 से इसकी शुरुआत हुई। सर्वोच्च पुरस्कार इसको कहा जाता है भारत रत्न को। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो गए होंगे और आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।